गुड इवनिंग ऑल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप एक बार चेक करें आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है और मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज योर सेकेंड लेक्चर और हमारा टॉपिक है आज का डीएनए एप्लीकेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझे कि आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जिसमें इंक्लूड है डीएनए एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा एक बेसिक टर्म है जिसमें ये सारी प्रोसेस इंक्लूडेड है। तो हम समझ रहे हैं कि इन प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंस क्या है और इनका बेसिक डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कनेक्टिविटी है इन सारी प्रोसेसेस का, और यही आपका सिलेबस का पार्ट है। दिस इज यूनिट थर्ड। तो जिसमें हम लोग समझते हैं कि डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल जिससे हर प्रोसेस प्रोसीड होती है। ओके, तो डीएनए से जनरली आरएनए का फॉर्मेशन होता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इन्हीं प्रोसेस का हम पढ़ेंगे डिटेल। एक और चीज कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इन सारी फंडामेंटल प्रोसेस में हम पढ़ेंगे अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, एक और चीज कि जब कभी भी आरएनए से डीएनए बने, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस, है ना। जनरली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन। जब कभी भी आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये हो गया रिवर्स मैकेनिज्म, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन से। दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड से बनते हैं दो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, जिसमें एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है और उसी की कॉपी होती है। आई मीन कि अगर डीएनए की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा डीएनए देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और इस डीएनए से अगर डीएनए बनाना है तो आपको दो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी किसी एक डीएनए से दो डीएनए बन जाए, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी डीएनए रेप्लिकेशन। कहाँ होती है? तो इनसाइड द सेल होती है और ये बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती है। ठीक है और ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? कि जब कभी भी एक सेल से, कोई भी एक सेल है, उससे अगर दो सेल बनती है तो सबसे पहले जो ट्रांसमिट होता है वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो अगर किसी में एक सेल से दो सेल बनाए तो डीएनए इज कंपलसरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनहेरिटेट करता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। ये एक सेल है, इससे दो सेल बनी, तो इन दोनों में जो गया वो बेसिक स्ट्रक्चर था आपका डीएनए। तो डीएनए बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस मटेरियल भी है इसके अलावा सेल डिवीजन का सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन का फंक्शन क्या क्या है? तो डीएनए रेप्लिकेशन जनरली सेल को डिवाइड करने में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो आपको लगेगा डीएनए, तो डीएनए को सबसे पहले रेप्लिकेट करना इंपॉर्टेंट। तो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का मेन रोल है। इसके अलावा जब कोई ग्रोथ पैटर्न हो, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा हो या उसकी ग्रोथ जरूरी है, तो वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी होता है। रिपेयर सिस्टम के केस में भी डीएनए का रेप्लिकेशन जरूरी है। रिपेयर सिस्टम मतलब सपोज कि आपकी बॉडी में कोई स्क्रैच लग गया, आपके टिश्यूज खराब हो गए, तो उस हिस्से को रिपेयर करने के लिए वहां पर नंबर ऑफ सेल डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिपेयर सिस्टम ना। तो इस तरीके से जहां जहां भी डिवीजन होगा वहां वहां आपको डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग कि डीएनए क्या है। व्हाट इज डीएनए? सो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का।
न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है। दिस इज योर हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो चेन है ना, ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएनए का डिटेल देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसमें जो दोनों चेन है वो एंटी पैरेलली अरेंज होती है। जैसे यहाँ लिखा है 5' एंड, इसका एंड होगा 3' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं। ये जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर बेसिस लगते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, तभी जाके डीएनए एक हेलिकल फॉर्म बना पाता है। हमने बात करी कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि नाइट्रोजनस बेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसेस चार है ना, इनको प्यूरिन पिरिमिडिन में सेग्रीगेट या क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। प्यूरिन में कौन आता है? ए और जी आपके प्यूरिन है, जबकि ग्वानिन, सॉरी, जबकि थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल आपके पिरिमिडिन्स होते हैं। तो शुगर की बात कर ले, इसमें जो शुगर होता है कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर होती है। राइबोस में भी कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन शुगर है, इसलिए राइबोस बोल दिया। इसके सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन लेक होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसके नंबरिंग में डैश लगाते हैं, 1' 2' 3' 4' 5'। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेस बाइंड करता है, जबकि फिफ्थ कार्बन पर आपका फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है। तो जब एक शुगर से नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तीनों जुड़ते हैं तो ये बनाता है एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। इसी के साथ हमने बात की थी कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस दो ही जुड़े हो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, जबकि इसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे सॉरी तो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है तो बॉन्ड बनता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जब एक होता है तब न्यूक्लियोटाइड, जब दो जुड़ जाते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड, तीन ट्राई, चार टेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना है? डीएनए बना है। अगर इनके नंबरिंग की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है इसमें भी 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 होता है। तो ये 9th पोजीशन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है प्यूरिन, जबकि नाइट्रोजनस बेस को अगर इससे जोड़ना है ना, मतलब शुगर से, तो यहाँ पर पिरिमिडिन जुड़ता है फर्स्ट नंबर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, दैट ऑल्सो द नाइट्रोजन। तो इसका और डिटेल देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अभी हमने बात की बेसिक्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। देखो ये है शुगर, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, और ये आपका फॉस्फेट, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। इससे जुड़ना है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो कैसे जुड़ेगा? तो ये फॉस्फेट जुड़ता है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन हो गया 5'। ठीक है, तो नया न्यूक्लियोटाइड आया तो ये फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, थाइमिन, फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस आया एडेनिन, फिर अगला नाइट्रोजनस बेस आया तो जुड़ेगा आपका अगला नाइट्रोजनस बेस। ऐसे जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना। इस बॉन्ड की मैं अगर बात करूं, देखो ये फिफ्थ कार्बन है, इससे भी फॉस्फेट जुड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड, है ना। तो जब कभी भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात होती है तो ये एक फॉस्फेट से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट, सॉरी, मोनोफॉस्फेट, है ना। तो बॉन्ड होता है इनके बीच में, एक ही एस्टर बॉन्ड है ना, तो इसको लिखते हैं मोनो एस्टर बॉन्ड।
है ना। अभी नया बॉन्डिंग करनी है तो देखो यहाँ पे कोई ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री नहीं है, तो फ्री कौन है? 3' फ्री है। किसके केस में? डीएनए के केस। अभी नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो कैसे जुड़ेगा? 5' एंड से जुड़ेगा। इसका 5' एंड और इसका 3' एंड। तो देखो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड बनता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जबकि एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड में एक ही एस्टर बॉन्ड अगर हो तो उसको लिखते हैं मोनोएस्टर बॉन्ड। ठीक है। अगला आया तो ये आ गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगला आया ये हो गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो देखो ये नाइट्रोजनस बेस सपोज कि यहाँ थाइमिन था या एडेनिन था या साइटोसिन था या ग्वानिन था, तो इन न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये टी ए, दैट इज द सीक्वेंस ए सी और जी। क्या सीक्वेंस हुआ? टी ए सी और जी। है ना। अब ये सीक्वेंस की बात कर लें तो इस सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये डायरेक्शन क्या है और ये डायरेक्शन क्या है? जब कभी भी डीएनए को लिखते हैं ना तो इनके एंड्स डिनोट करने पड़ते हैं। तो देखो ये वाले एंड की मैं अगर बात करूं तो ये था फॉस्फेट है ना, तो ये 5' एंड है। अब इसका एंड देखो यहाँ पे, तो क्या फ्री है? ये 3' एंड फ्री है ना। तो ये चेन कैसी हो गई? 5' टू 3' एंड। ठीक है। तो एक डीएनए सीक्वेंस को ऐसा लिखा जा सकता है। अब चूंकि डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है तो मतलब एक और चेन बनेगी और वो एंटी पैरेलल बनेगी, तो 3' एंड टू 5' एंड सीक्वेंस होगा। तो ये इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी रखता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब थाइमिन से हमेशा एडेनिन, एडेनिन से हमेशा थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन। ठीक है। तो ये बॉन्डिंग हो गई। तो ये हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जब कभी भी डीएनए का सीक्वेंस लिखा जाएगा तो यहाँ पर जो भी आपके नाइट्रोजनस बेसिस है वो डिनोट किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बेस पेयरिंग होती है। ठीक है। बेस पेयरिंग रूल भी हम लोग समझ चुके हैं कि हमेशा एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये तो बात हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये तो बेसिक्स ऑफ डीएनए की बात हो गई है ना। ये स्ट्रक्चर भी वही है। देखो यहाँ पे राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर की नंबरिंग कैसी है? 1' 2 3 4 और 5। इनको कैसे लिखते हैं? डैश लिखते हैं। जबकि नाइट्रोजनस बेस की जो बॉन्डिंग पैटर्न होती है ना उसमें 1 2 3 4 5 ही लिखते हैं। अब दोनों में 1 2 3 4 5 है तो सेपरेशन के लिए या डिस्टिंग्विश कर पाए हम लोग दोनों की नंबरिंग कि किसकी बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे शुगर को डैश नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो अभी फॉस्फेट की बात करें तो देखो ये 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है। यहाँ पर एक ही एस्टर बॉन्ड है तो ये मोनो एस्टर बॉन्ड बना रहा है। जबकि नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ से जुड़ता है? तो 3' एंड से जुड़ता है। तो ये चेन कैसी स्टार्ट हुई? 5' से स्टार्ट हुई। अगला न्यूक्लियोटाइड कहाँ आएगा? 3' एंड पे आएगा। ये 3' एंड पे नया फॉस्फेट, शुगर और बेस जुड़ा। तो यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है, इसलिए ये हो गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो जब कभी भी दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग बनाते हैं आपके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के। ठीक है। ये तो हो गई बॉन्ड की बात। देखो इसका एंड की बात करो तो 3' एंड अगर फ्री हुआ, ये तो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आना चाहिए, पर अगर नहीं आया तो ये 3' एंड फ्री होता है। तो ये जो चेन होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 5' एंड, ये हो गया आपका 3' एंड। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो इसका एंटी पैरेलल फॉर्मेट आएगा, मतलब यहाँ पर 3' एंड आएगा, यहाँ पर 5' एंड होगा। ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? जैसे ये थाइमिन है तो इससे जुड़ेगा हमेशा एडेनिन। थाइमिन है, इससे क्या जुड़ेगा? एडेनिन जुड़ेगा। ये है शुगर, ये है फॉस्फेट। ठीक है। ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। ये आपका थाइमिन का स्ट्रक्चर है। तो थाइमिन के मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाते हैं एडेनिन से और इनके देखो चेन यहाँ पे ये 5' एंड है तो चेन ये 3' एंड होगा।
ये 3' एंड है तो ये 5' एंड होगा, दैट इज एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ग्वानिन है और यहाँ पे साइटोसिन है, तो ये क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आपको इनकी नंबरिंग ध्यान रखनी है कि कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एडेनिन के केस में मतलब एटी की बॉन्डिंग में और जीसी की बॉन्डिंग में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, जब आप लोग ये स्लाइड देख लें तो फिर इन क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाद में मैसेजेस से, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की बात की, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लो कि जब कभी भी डीएनए की बात होती है ना, तो अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है तो आप दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ये ए टी जी 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 ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। डीएनए को ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर न बनाने की बजाय इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसा। तो ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ऐसा। तो ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो अभी नया सीक्वेंस अगर इसका कॉपी बनेगा, है ना, या इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड नहीं मिलता, कैसा मिलता है, डबल स्ट्रैंड मिलता है ना। तो अगर 5' to 3' ये सीक्वेंस है, ए टी जी जी सी ऐसा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, तो पहली चीज की इसका स्ट्रैंड तो अपोजिट होगा, है ना। दूसरा ए से कौन बाइंड करता है, टी, टी से कौन बाइंड करेगा, ए, सी सी जी ऐसा, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, तो देखो ये सीक्वेंस था, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा 3' to 5'। तो देखो कहीं पर है क्या ये सीक्वेंस, तो देखो टी ए सी सी जी, ये सीक्वेंस है ना, मैंने आधा ही लिखा है ना। तो ये 5' to 3' to 5' और ये 5' to 3'। तो देखो अपना नया स्टैंड बनेगा, अपोजिट स्टैंड का बनेगा, दैट इज द 3' स्टैंड, है ना। सो व्हाट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। एक और चीज, आपका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, है ना, कैसा बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस इज नॉट द वीक इंटरेक्शन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई सिंगल स्ट्रैंड, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इससे आपको 2 डीएनए बनाने हैं। तो ये डीएनए एक्चुअली बनते तो है, देखो एक डीएनए से 2 डीएनए बनता तो है, पर अब ये बनता कैसे, इस पे स्टडी हुआ। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि डीएनए ना अलग अलग तरीके से रेप्लिकेट हो सकता है, उस पर मॉडल्स आए। तो इस पे 3 तरीके के मॉडल स्टडी किया जाता है कि डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट कैसे करता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के लिए 3 मॉडल दिए गए हैं। एक होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, एक होता है कंजर्वेटिव मॉडल, एक होता है डिस्पर्सिव मॉडल। क्या बताना चाहते हैं ये हम लोग समझेंगे डायग्राम में। क्या बात हो रही है कि एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेट कैसा होता है, कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनते कैसे। तो सबसे पहला मेथड की बात करें हम लोग, सेमी कंजर्वेटिव मेथड या मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, तो पहला जो डीएनए था वो हो गए पेरेंट, और उससे जो 2 नए डीएनए बनेंगे उनको बोलते हैं हम डॉटर डीएनए, ठीक है। तो ये जो बनेंगे डॉटर और पहला पेरेंट्स, ठीक है। तो इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग कि एक ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो पूरा डीएनए है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो एक डीएनए स्ट्रैंड इधर गया और एक डीएनए स्ट्रैंड गया इधर, फिर क्या हुआ, फिर इसका बना नया डीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बना नया, और इसका बन गया कॉम्प्लीमेंट्री नया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पेरेंट था, तो ये कैसी स्ट्रैंड थी, ओल्ड स्ट्रैंड थी। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुई, तो इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा। न्यू मतलब न्यूली सिंथेसाइज, न्यूली सिंथेसाइज मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंटरिटी करता है। दूसरा ओल्ड है और एक बनेगा ओल्ड, एक बनेगा न्यू स्ट्रैंड। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ने ऐसा बोला कि जब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए पहले सेपरेट होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होती है, तो एक ओल्ड स्ट्रैंड बनाता है, एक न्यू स्ट्रैंड बनाता है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसी डीएनए को मैं आगे अगर प्रोसीड करूं तो ऐसा देगा
कि सेकेंड रेप्लिकेशन में भी क्या हो रहा है, देखो ये पिंक कलर और ब्लू कलर मान लूं मैं इसको, तो ये था आपका ओल्ड स्ट्रैंड और इसने बनाया क्या, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये ओल्ड है वो अलग हो गया, एक इसमें ऑलरेडी न्यू था मतलब ब्लू था, तो ये ब्लू अलग हो गया, है ना। अब न्यूली सिंथेसाइज को हमने बता दिया ब्लू से, तो ये दोनों कैसे हो गए, न्यूली सिंथेसाइज, जबकि ओल्ड इसमें से एक ओल्ड सिंथेसाइज था, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब कभी भी डीएनए एप्लीकेशन होता है तो पेरेंटल स्ट्रैंड प्रिजर्व रहती है और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बाद में बनता है। ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड का क्या कहना है कि जब एक पेरेंट डीएनए होता है तो वो पूरा का पूरा साथ में रहता है, ये ओपन नहीं होता, पर इसकी कॉपी हो जाता है, तो एक पूरा डीएनए बनता है नया और एक पूरा डीएनए होता है पुराना। ठीक है, अभी इसकी नई कॉपी ना तो ये भी न्यू बनेगा और ये भी न्यू बनेगा, जबकि इसकी बात कर लूं तो एक न्यू बनेगा और एक ऐसा कैसा प्रिजर्व होगा, मतलब इस हिसाब से एक डीएनए स्ट्रैंड हमेशा प्रिजर्व रहेगी, ऐसा कहना है कंजर्व। ये डीएनए था ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये डीएनए था ऐसा कैसा हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें डीएनए कंजर्व रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। तीसरा है आपका डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में पेरेंटल डीएनए जो होता है वो सबसे पहले, डिस्पर्सिव का मतलब है कि थोड़ा ओल्ड थोड़ा न्यू, थोड़ा ओल्ड थोड़ा न्यू, मतलब डीएनए पूरा कैसा होता है, मिक्स्ड टाइप का डीएनए होता है, और इसमें ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड दोनों ही मिक्स होके आती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर ले, ये सेकेंड जनरेशन की बात कर ले, तो इसी को एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ किया गया। ये तो बेसिक थ्योरी की बात हुई, आगे समझे हम कि इसको एक्सपेरिमेंटल कैसे प्रूफ किया। तो एक साइंटिस्ट थे मेजल्सन और स्टेहल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एक्चुअली डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपको मीडिया देना पड़ता है, एक्सटर्नल परफॉर्म करना पड़ता है ना प्रैक्टिकल। तो इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म लिया दैट इज इकोलाई। देखो इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो क्या देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिएंट मीडियम दो तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करवाना ना, दो तरीके के मीडिया होते हैं, एक होता है एनबी, एक होता है एनए। एनए मतलब न्यूट्रिएंट अगार और एनबी मतलब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगार सेमी सॉलिड होता है और आपका ब्रोथ कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो इन्होंने क्या किया, इकोलाई लिया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट मतलब खाना दे रहे हो, खाने में क्या क्या लगेगा, कार्बन सोर्स लगेगा, नाइट्रोजन सोर्स लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, सब लगेगा, जरूरी जरूरी चीजें सब लगेंगी। ठीक है, ये हटा दो। तो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन, मिनरल्स लगेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन सोर्स की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्मेट में दे दिया इन्होंने अमीनो क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, NH4Cl देके क्या किया, नाइट्रोजन जो है इसके आइसोटोप यूज कर लिए। नाइट्रोजन का जनरल एटॉमिक नंबर क्या है, 7, इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 14। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर ये है, इस एटॉमिक मास 15। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास वेरी करे, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो नाइट्रोजन के आइसोटॉप होते हैं N14 N15। नाम से क्लियर, देखो N14 तो नेचुरल है, नेचुरल के साथ हल्का है, 15 क्या है, हेवी स्ट्रक्चर है, तो N15 इज द हेवी नाइट्रोजन, N14 इज द लाइट नाइट्रोजन। तो जब कभी भी इनका बैंड पैटर्न में बनाऊं ऐसा, तो लाइट ऊपर आएगा और हेवी नीचे आएगा। ठीक है, इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट में, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दे दिया, इकोलाई दे दिया और आइसोटोप दे दिया। ठीक है, आइसोटोप के साथ एक तरीके का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड में सीजियम क्लोराइड यूज होता है, इसलिए सीजियम क्लोराइड। क्या खासियत है इसकी, ये आइसोटोप्स को भी सेपरेट कर देता है, मतलब N14 N15 में तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको भी सेपरेट कर देता है, इसलिए स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, न्यूट्रिएंट मीडिया दे दिया, न्यूट्रिशन मीडिया के साथ देखो एक डीएनए लिया मतलब इकोलाई लिया, उसको बहुत जनरेशन तक N15 दे दिया। तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था इसमें जहां जहां पर भी नाइट्रोजन आया, देखो डीएनए में नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन लगता है, तो जितने भी नाइट्रोजन बेस है उनमें सब जगह क्या लग गया, 15 लग गया। ठीक है,
तो ये किसकी बात हो गई? इकोलाई की बात हो गई। इकोलाई को शुरुआत में आपने जो डीएनए दिया था उसमें N15 था, तो ओरिजिनल डीएनए आपका ये है, ठीक है। अभी क्या किया, इसको, इस वाले सेल को आपने N14 वाले मीडिया में ग्रो करवाया। क्या N14? नाइट्रोजन N14 है, ठीक है। क्या N14 है? नाइट्रोजन 14 है। तो नाइट्रोजन 14 वाले मीडिया में जब इकोलाई को ग्रो करवाया, तो जो ओरिजिनल पेरेंट था वो तो 15 नाइट्रोजन लिया हुआ था। अभी अपन ने दे दिया N14, तो ऐसा देखा कि जो डीएनए स्ट्रैंड बना है ना, तो ये एक तो बनाएगा ओल्ड स्ट्रैंड, एक बनाएगा न्यू स्ट्रैंड। तो ओल्ड डीएनए कैसा था? 15 वाला। न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा? 14 वाला, क्योंकि आप 14 ही नाइट्रोजन दे रहे हो तो ऐड भी 14 ही होगा। ये 15, ये 14, ठीक है। ये ओल्ड, ये न्यू हो गया, ठीक है। तो जब इसका हमने बैंड पैटर्न लगाया, मतलब ये वाले सेल को जब हमने डेंसिटी ग्रेडियंट में डाला, तो ऐसा देखा कि N15 वाला जो बैंड था ना, वो तो सबसे नीचे आ गया था। पर जब फर्स्ट जनरेशन चलाया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो आपके डॉटर मॉलिक्यूल्स मिले थे, उसको हमने देखा कि ये N15 ना मिलने की बजाय क्या मिल रहा है? हाइब्रिड मिल रहा है, मतलब मीड मिल रहा है। अगर ये 14 होता तो ऊपर आता बैंड, अगर ये 15 होता तो नीचे आता। अभी ये बीच में आ गया, इसको बोलते हैं हाइब्रिड बैंड। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों के साथ दोनों है, मतलब 15 14 दोनों है, ठीक है। इसी को आगे चलाया, तो जब इस डीएनए मॉलिक्यूल को आगे प्रोसीड किया, तो देखो, एक ओल्ड डीएनए, एक न्यू डीएनए, एक ओल्ड, ये दूसरा भी ओल्ड। देखो ये पूरा डीएनए ना। अच्छा, ये पिंक जो है ना न्यू है, ब्लू जो है वो ओल्ड है, ठीक है। तो अभी देखो, ये है ओल्ड और ये है न्यू, ये भी न्यू, ये भी न्यू, ये न्यू न्यू, ओल्ड और ओल्ड न्यू। कैसे बना? देखो, दोनों को अलग कर लो, इसको अलग, इसको अलग, नया डीएनए उस पे बनेगा। इसको अलग, इसको अलग, इसका नया डीएनए बनेगा। तो फिर इसका साइंटिफिकेशन किया, तो ऐसा देखा कि ये तो देखो प्योरली नया नया है, तो कैसा बनेगा? 14 देगा। इसमें ओल्ड न्यू दोनों है, तो मतलब हाइब्रिड देगा, 14 और 15 वाला बैंड देता है। ये ओल्ड न्यू दोनों है, तो 14 15 देगा। ये दोनों एक ओल्ड एक न्यू है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिड देगा, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ जनरेशन चलाते गए, ऐसे देखा कि हाइब्रिड मिलता है। और हाइब्रिड तभी मिल सकता है जब या तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो या तो डिस्पर्सिव मेथड हो। तो अगर डिस्पर्सिव मेथड होता तो सारे हाइब्रिड मिलते हैं, क्योंकि वो तो पूरा मिक्स डीएनए बनाते हैं। यही अगर कंजर्वेटिव की बात करते तो आपको एक ओल्ड मिलता, एक ओल्ड मिलता मतलब 15 15 का प्योर मिलता, और ऐसा नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किसने प्रूफ किया? मिचेल्सन और स्टेहल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, ठीक है। यही डायग्राम फिर से वही है कि एक्सपेरिमेंटली क्या किया इन्होंने, इकोलाई लिया, सेम क्वेश्चन है, इकोलाई लिया, उसमें नाइट्रोजन कौन सा डाला? N14 वाला डाला। इस डीएनए को क्या एक्सट्रैक्ट किया, और ऐसा देखा कि बैंड कौन सा मिल रहा है? तो 14 14। यहाँ शुरुआत कहाँ से कर दी? N14 मीडियम से कर दी। तो पूरा डीएनए कैसा हुआ? 14 14 वाला। तो बैंड कहाँ मिलेगा? सबसे ऊपर। इसी को कहाँ ग्रो किया? N15 मीडियम में। N15 मीडियम में ग्रो करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया साइंटिफिकेशन से, तो बैंड कहाँ मिलेगा? 15 15। ये अलग जनरेशन का, ठीक है। अभी क्या किया, N14 वाले मीडिया वाले को के अंदर डाल दिया N15। ऑलरेडी N14 जो था उसमें N15 डाल दिया, तो क्या मिलेगा? पहली जनरेशन में तो हाइब्रिड मिलेंगे 14 15, ठीक है। इसी को मैं कंटिन्यू कर दूं, मतलब ऐसे ही रहने दूं, तो क्या होगा? N14 15 और 14 14 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो ये वाला डीएनए, ये पर्पल और ब्लू देख लो, तो ये पर्पल को मैंने अलग किया और ये दूसरा ब्लू अलग किया, फिर इसका डीएनए बनेगा नया, इसका डीएनए बनेगा नया। तो ये था आपका, समझो अगर मैं ओल्ड की बात कर लूँ तो पर्पल था 14 और ये हो गया नया 15, 14 और 15, तो ये दोनों तो हो गए हाइब्रिड। ये दोनों कैसे हो गए? हाइब्रिड। अभी इससे नया डीएनए अगर बनना हो, है ना, तो आगे की स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर नेक्स्ट जनरेशन की इसकी बात कर लो, इसकी नेक्स्ट जनरेशन अगर बने,
तो N14 अलग होगा, N15 अलग होगा। सॉरी ये N15 दोनों, इसकी सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। ये नेक्स्ट जनरेशन में अगर जाएगा तो फिर यहाँ बनेगा नया। ऐसा देख लो, देखो ये नया बन रहा है, ये नया बन रहा है ना। तो ये कैसा हो गया, नया बन रहा है तो 15 नया दिया है, ये 14, ये 15, तो इसने दो हाइब्रिड, इसने दो हाइब्रिड बना ली। ठीक है, तो जब कभी भी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो देखो ये जो पर्पल है ना, पर्पल है आपका 14 एक पर्पल 14 15 14 15, ये हो गया आपका 14 14। तो देखो 14 से शुरू किया था, है ना, तो ये हो गए आपके पेरेंटल, और सॉरी 14 तो नया हो गया। 14 तो पेरेंट्स था, 14 पेरेंट था और 15 नया दिया है, तो 14 हो गए पेरेंट्स, और ये 14 हो गए हाइब्रिड। तो जब इसको बैंड पैटर्न में चलाओगे आप, बॉन्डिंग में या बैंड्स की बात करें, तो एक मिलेगा 14 का बैंड और एक मिलेगा आपको हाइब्रिड बैंड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जनरेशन में कौन सा मॉलिक्यूल चलाया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चनिंग। ये दो क्वेश्चंस है, आप एक्सपेरिमेंट पढ़े और उनकी जनरेशन के हिसाब से ये कैलकुलेट करना है कि रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल वे समझा देती हूँ आपको, अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, दो कलर ले लेती हूँ मैं। जैसे समझो कि मैंने कोई पेरेंट डीएनए था, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में मैंने दिया था 14, नाइट्रोजन 14 दिया था, तो डीएनए हो गया आपका 14। ठीक, इसकी करनी है मुझे नेक्स्ट जनरेशन, है ना, और मैं अब यहाँ मीडिया दे रही हूँ N15, मीडिया में नया जनरेशन आया, तो ये दोनों पेरेंट मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, ऐसे दो स्ट्रैंड है, दोनों अलग हो गई। अब क्या होगा, अब होंगे, आपने जो मीडिया दिया है, जैसे N15 दिया है ना, तो N15 का रेशो ऐड होगा। ठीक है, तो मैंने दिया N15, तो नया डीएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 15 वाला बनेगा, यहाँ भी कैसा बनेगा, 15 वाला बनेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, 15 बन गया तो ये हो गया 14, ये हो गया 15। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा दे दे कि शुरुआत में डीएनए था N14 मीडियम में, बाद में आपने डाल दिया N15 मीडियम में, तो फर्स्ट जनरेशन में बैंड कहाँ मिलेगा, तो देखो ये 14-15 हाइब्रिड बनाएंगे, 14-15 हाइब्रिड बनाएंगे, तो बैंड कैसा मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो कैसा मिलेगा, हाइब्रिड का रेशियो मिलेगा, 14 और 15 मिलेगा। ठीक है, अभी इसी को मैं अगर बोल दूं कि और नेक्स्ट जनरेशन में चलाना है मुझे, तो क्या करूं मैं, इसको अलग करूं सबसे पहले, तो 14 अलग होगा, मीडिया वही है N15, ग्रीन अलग होगा, इस दोनों में से ये रेड अलग होगा, ये हो गया 14। ठीक है, हाँ, अभी 15 के हिसाब से डीएनए ये बनेगा, हिसाब से ये डीएनए बनेगा, ये हो गया आपका 15, हो गया आपका 15। ठीक है, एक स्ट्रैंड की बात कर रहे थे, अभी अपने पास 15 ऑलरेडी है ये वाला, तो एक तो ये अलग स्ट्रैंड होगी 15 की, और नई जो बनेगी वो भी 15 बनेगी, सो दिस इज 15 15, है ना। ऐसे ही इसका 15 अलग होगा, तो ये 15 और ये 15, तो ये हो गया 15 15। ठीक है, तो बताओ सेकेंड जनरेशन में कैसा बैंड पैटर्न मिलेगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक्सपेरिमेंट पर बेस क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कहीं ऑर्गेनिज्म पूछते हैं,
कहीं रेशो पूछ लेते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या बन रहा है, ये 15-15 मिला तो 15 हैवी है तो 15 मिलेगा नीचे, ठीक है। और ये 14-15 तो 14 और 15 कैसा है, हाइब्रिड मिलेगा। कौन, 14 और 15, ये 15-15, ठीक है। तो इनका रेशो क्या हो गया, देखो ये दो और ये भी दो, तो 2:2। टोटल कितने बने, 4 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। किसकी बात हुई, सेकेंड जनरेशन की। इसको और आगे बढ़ाना हो, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं 2⁴n। जैसे मैंने बोला कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसको मैंने 4 जनरेशन तक चलाया, ठीक है, 4 जनरेशन, तो 2 × 2 2 टू द पावर 4 हो जाएगा ये। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6 2 8, रुको 2 2 4 8 16, कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 16 मॉलिक्यूल। हमेशा इसका शॉर्टकट है, रेशो पूछा जाए, मॉलिक्यूल का रेशो पूछा जाए, तो जितना भी पेरेंटल था वो हमेशा 2 मिलेगा। जैसे टोटल 16 है, उसमें से 2 जो है वो हमेशा आपको हाइब्रिड मिलेंगे, मतलब पेरेंटल मिलेगा, ठीक है, और बाकी सारे प्योर मिलेंगे। तो 16 में से 2 गए तो 2 हाइब्रिड और 14 क्या है, प्योर स्ट्रैंड मिलेगा। प्योर स्ट्रैंड क्या हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। सो दिस इज द शॉर्टकट ऑफ द कैलकुलेशन, है ना। चलो, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं यही। ये क्वेश्चन आप दोनों सॉल्व कीजिएगा, कल मैं पूछूंगी इनके आंसर्स, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर लगाना है, ठीक। रेशो पूछा है इसमें, देखो मैं एक क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक इकोलाई है, उसको ग्रो किया N14 मीडियम में, है ना, तो उसको नंबर ऑफ जनरेशन तक N14 तक ही रहने दिया। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया N15 में, मतलब पेरेंट कैसा है, 14 है, मीडियम कैसा है, 15 है, उसको 4 जनरेशन तक ग्रो करने दिया। तो रेशो क्या होगा स्टैंड का, N14 और N15 का रेशो क्या होगा। सिमिलरली मीडियम चेंज कर दिया तो N14 और 15 का रेशो क्या होगा। सो व्हाट वुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू थ्योरी। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन और इसको हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। ओके, बाय बाय।